हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी जूलियस नेरेरे के उज्मा सिद्धांत, उज्मा आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने तंजानिया जैसे देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया और इसकी उपलब्धियां भी हासिल हुई। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि तंजानिया में बाल मृत्यु दर हुई इन नीतियों को अपनाने के कारण, और जीवन की प्रत्याशा बढ़ी, साक्षरता दर में वृद्धि हुई, और यहाँ तक कि जो तंजानिया की लोक संस्कृति थी उसमें भी इस उज्मा विचारधारा का बहुत ज्यादा असर देखा गया। कला, संगीत और जनसंचार के माध्यमों से जूलियस नेरेरे के व्यक्तित्व पारिवारिक एकता और भ्रातृत्व के संदेश को प्रसारित किया गया। ऐसी धुनों का विकास किया गया जो सरकारी अर्थव्यवस्था को, सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती हूँ, उन्हें प्रभावी बताती हूँ। तो नीतियों से लेकर जन संस्कृति तक सभी क्षेत्रों में उज्मा विचारधारा का, उज्मा डॉक्ट्रिन का प्रभाव देखा गया जो नेरेरे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। व्यावहारिक रूप में अगर हम उज्मा नीतियों का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका सबसे सफल प्रयोग पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिटोवा गांव में किया गया। जैसे भारत में कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई। नया प्रयोग था। गांधीवादी चिंतन पर आधारित ग्रामीण पुनरुद्धार की दृष्टि से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत भारत में की गई थी। वैसे ही उज्मा नीतियों का प्रयोग तंजानिया के पुनरुत्थान के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए किया गया, और इसके लिए सबसे पहले लिटोवा गांव को चुना गया। हालांकि प्रारंभ में इस गांव में ये नीति बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकी, लेकिन जैसे जैसे गांव में जनसंख्या का विस्तार हुआ और इसके साथ साथ उज्मा की नीतियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई, तो धीरे धीरे करके इस गांव में ये विचारधारा सफल होती हुई दिखाई दी। चाहे वो सहकारी खेती रही हो, सामुदायिक जीवन शैली रही हो, या फिर लोक सेवाओं में जनता की सहभागिता रही, या तकनीकी कौशल के माध्यम से आधुनिकीकरण की बात रही हो, इन सभी क्षेत्रों में उज्मा नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश की गई। और यहां तक कि उज्मा विचारधारा पर आधारित अन्य अनेक गांवों का डेवलपमेंट किया गया। एक मॉडल गांव के रूप में उनका डेवलपमेंट किया गया जो इन सारी विशेषताओं से युक्त हो। सहकारी अर्थव्यवस्था, सामुदायिक आवास, सहकारी खेती और जन समुदाय की सहभागिता लोक सेवाओं में, इन विशेषताओं के साथ उज्मा गांव का डेवलपमेंट किया गया। और इस प्रयास का प्रभाव ये हुआ जिसको मानवशास्त्री जॉन शो इस रूप में देखते हैं कि नेरेरे के कथनानुसार सितंबर 1973 से जून 1975 तक 7 मिलियन लोग उज्मा गांव में बसने के लिए बढ़े। यानी लोगों के लिए उज्मा विचारधारा पर आधारित गांवों का निर्माण एक आकर्षण प्रतीत हुआ और लोग उन गांवों में जाकर बसने के लिए इच्छुक हुए और गए भी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उज्मा विचारधारा जो थी वो तंजानिया के लिए एक सोशल रियलिटी बन चुकी थी, एक सामाजिक यथार्थ बन चुकी थी। हालांकि बाद में ये देखा गया कि उज्मा की नीतियों के कुछ दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखा गया इन नीतियों के कारण सहकारी खेती को तो अपनाया गया, लेकिन उससे उत्पादन घटा, उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और इसका असर समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
आगे चलकर उजमा नीतियों की क्षमता में संदेह व्यक्त किया गया और 1967 में जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता के रूप में सामने आई, यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में हो गई। और यही वजह है कि जो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लाभ मिलते हैं, मुक्त बाजार के जो लाभ मिलते हैं, उन लाभों से तंजानिया जैसे देश को वंचित होना पड़ा। यानी राष्ट्रीयकरण की नीति बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि इतने ज्यादा हाई रेट पर टैक्सेस लगाए गए थे और नौकरशाही ने एक ऐसा वातावरण डेवलप किया जिस वातावरण में व्यापारी वर्ग भी घूसखोरी और भ्रष्टाचार का शिकार बना, क्योंकि कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए उनको जो लाइसेंस लेना पड़ता था, जो परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें नौकरशाही प्रवृत्ति हावी रहती थी। बड़ा मुश्किल होता था व्यापारियों के लिए व्यापार करना। ऐसी स्थिति में वो भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार का अंग बनने लगे। तो ये कुछ खामियां थी। इसके साथ अर्थव्यवस्था का जो ग्राम्यकरण करने की कोशिश की गई कि ग्रामीण आधार पर हर गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक दृष्टि से वो अपने उत्पादन की, अपनी जरूरत की चीजें खुद उत्पादित करे, खुद उसका उपभोग करे। और इसके लिए ऑपरेशन विज्जी चलाया गया, जिस ऑपरेशन के तहत लोगों को सामूहिक खेती के लिए बाध्य किया गया। हालांकि गांव के बहुत से लोग सामूहिक खेती से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस सामूहिक खेती में उनको व्यक्तिगत लाभ दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा नहीं था कि उजमा की नीतियों को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ और खासतौर से ग्रामीण किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ समुदाय के लिए भी उत्पादन करना है आपको, और सामुदायिक उत्पादन के नाम पर व्यक्तिगत लाभ धीरे धीरे समाप्त होता गया। इसलिए किसानों के सामने काम करने की जो प्रेरणा थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती गई। ग्राम्यकरण की प्रक्रिया में हालांकि अरुषा डिक्लेरेशन के तहत और उजमा नीतियों के तहत एकाकी परिवार की धारणा प्रेजेंट की गई थी, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए जा सकें और उनकी जो प्रतिभा पारंपरिक श्रम विभाजन के कारण घरों में ही कैद रह जा रही है, सार्वजनिक जीवन में उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये बातें सैद्धांतिक ज्यादा रह गई और तनु के जो अधिकारी थे, तंजानियन नेशनल यूनियन, उसके अधिकारियों ने पितृसत्तात्मक परिवार की जो धारणा थी उसके एजेंडे को ही जारी रखा। यानी सारे प्रयासों के बावजूद पुरुषों की सत्ता बरकरार रही और वो अपने पारंपरिक अधिकारों का, पारंपरिक सत्ता का, शक्ति का उपभोग करते रहे। दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हालांकि दल के जो अधिकारी थे वो महिलाओं के मध्य साक्षरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी हकीकत क्या थी कि बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं को इस बात की शिक्षा दी जाती थी वे कैसे बेहतर पत्नी बन सके, बेहतर मां बन सके। उनको बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा दी जाती थी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराया जाता था कि कैसे वो परिवारजनों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। एक तरीके से घरेलू अर्थशास्त्र की शिक्षा उनको दी जाती थी। जो प्रयास किए गए उजमा नीतियों के तहत सैद्धांतिक रूप में सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की गई, लिंगगत भेद जो था उसे दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन
व्यवहारता उसका बहुत ज्यादा प्रभावी परिणाम दिखाई नहीं देता है। प्रमुख शिक्षाविद है जॉन शो, ये कहते हैं कि उजमा नीतियों में जो विरोधाभास था उसने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया। जैसे वो कहते हैं कि उरंबु एक स्कीम चलाई गई थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इस स्कीम के तहत बाजार तक किसानों की पहुंच हो जाती थी और इस पहुंच के कारण उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा था। लेकिन इस लाभ को देखते हुए कि किसानों को लाभ हो रहा है, अधिकारियों ने इस स्कीम को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे तो किसान दिनों दिन अधिक संपत्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये एक कंट्राडिक्शन था उजमा की नीतियों में कि एक तरफ तो वो ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी स्कीम को बंद करने की कोशिश उन्होंने की जिस स्कीम के माध्यम से किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये विरोधाभास क्यों? आखिर उजमा नीतियों की मंशा क्या थी? ग्रामीकरण की जो नीति अपनाई गई उसमें जनसंख्या को पूरे देश में विकेंद्रित किया गया। पहले शहरों में रहने वालों की संख्या ज्यादा हो रही थी, रोजगार धंधे के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे थे। अब जब उजमा गांवों का डेवलपमेंट किया गया तो उसमें इस शहरी जनसंख्या को गांव में ले जाकर बसाने की कोशिश की गई ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे, उसका घनत्व सभी जगह संतुलित रूप में हो। लेकिन प्रैक्टिकली शहरों में जनसंख्या के घनत्व में कमी नहीं आई और विकसित और अविकसित गांवों का जो असंतुलन था वो भी बना रहा, उसको भी बहुत हद तक दूर नहीं किया जा सका। कृषि क्षेत्र में सामूहिक खेती के नाम पर, सहकारी खेती के नाम पर जबरदस्ती अन्न उत्पादन पर जोर दिया गया। किसानों को निर्देश दिया गया कि इस भूमि पर आप यही फसल उगाएंगे, भले ही वो उसके इच्छुक हो या ना हो, या वो फसल उस जमीन के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती कुछ गिनी चुनी फसलों को ही उगाने पर जोर दिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां की जो खेती योग्य भूमि थी उसकी उत्पादक क्षमता कम हुई और एक जमीन पर, एक कृषि योग्य भूमि पर जो बहुत सारी वनस्पतियों की विविधता देखी जा रही थी, वो विविधता भी बाधित हुई। जब एक जैसी फसलें उगाएंगे तो धीरे धीरे अन्य फसलों को उगाने की जमीन की क्षमता कम होती जाएगी और इसका पूरा रिजल्ट जैव विविधता पर पड़ेगा। यानी बहुत सी प्रजातियों की जो वनस्पतियां हैं उनको उगाया जाना संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही हुआ उजमा की नीतियों के कारण। जब जबरदस्ती किसानों को एक खास किस्म की फसलों को उगाने पर जोर दिया गया, उन्हें बाध्य किया गया। तो ये सारी कुछ खामियां थी उजमा नीतियों की, जिसके कारण बहुत जल्द ही उजमा विचारधारा का पतन हो गया, अंत हो गया। 70 के दशक आते आते वो पूरी तरह समाप्त हो गई। और क्यों समाप्त हुई, इसके लिए कुछ तात्कालिक कारण भी उत्तरदायी थे। जैसे 1970 में विश्वव्यापी तेल संकट आया, पेट्रोलियम का संकट आया और इस संकट से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी पेट्रोलियम की कमी का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम भी बढ़े। इस संकट का सामना तंजानिया जैसे देश को भी करना पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था भी बाधित हुई और पेट्रोलियम जो कि अर्थव्यवस्था का एक आधार है, बड़ा आधार है, मौलिक आधार है, उस पर संकट आने की स्थिति में
उज्मा नीतियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था को संचालित करना तंजानिया जैसे देश के लिए, जो नया स्वाधीन देश हुआ था, उसके लिए संभव नहीं रहा। तो धीरे धीरे करके इन नीतियों को छोड़ना पड़ा। अर्थव्यवस्था के संकट के दौर में ही ये देखा गया कि तंजानिया में जिन चीजों का निर्यात होता था, जैसे कॉफी और सीसल, इन वस्तुओं का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर गया। इससे तंजानिया को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। कॉफी और सीसल, सीसल एक ऐसी वनस्पति है, ऐसा कृषि उत्पाद है जो बहुत सारे उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे फाइबर जो बनाए जाते हैं, रस्सी बनाई जाती है, उन उत्पादों में सीसल का प्रयोग किया जाता है। और कॉफी और सीसल से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी तंजानिया जैसे देश को। वो विदेशी मुद्रा आनी बंद हो गई, कम हो गई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन चीजों का मूल्य गिर गया। तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह संकट के दौर से गुजर रही थी 70 के दशक में तंजानिया जैसे देश की। इतने पर भी 2 सूखे पड़ गए लगातार देश में। इसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में आ गई। और इससे भी आगे मानवीय आपदा ये आ गई कि 1978 में युगांडा जैसे देश के साथ तंजानिया युद्ध में संलग्न हो गया। हम सब ये जानते हैं कि युद्ध हमेशा विनाश को, संकट को जन्म देता है। जो अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट के दौर से गुजर रही थी, युद्ध ने उसके संकट को और ज्यादा गहरा करने का कार्य किया। और इन आर्थिक संकट की परिस्थितियों में जो वहां की आम जनता थी, वो भी नाना कारणों से उज्मा की नीतियों के विरुद्ध हो गई। आपने देखा कि कैसे सहकारी खेती के नाम पर किसानों की आमदनी कम हो गई, उनकी जो व्यक्तिगत आमदनी थी वो कम हो गई। वो स्वतंत्रता पूर्वक फसल नहीं उगा सकते थे, बाजार में ले जाकर उसे नहीं बेच सकते थे, इसलिए वो नेरेरे की नीतियों के खिलाफ हो गए। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियां अपनाई गईं, इसके तहत वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया गया, ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहित किया गया, उदारीकरण को प्रोत्साहित किया गया, राष्ट्रों की सीमाएं ढीली कर दी गईं। ऐसी स्थिति में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित होना तंजानिया जैसे देश के लिए मुश्किल हो गया, वो भी उज्मा की समाजवादी नीतियों को अपनाते हुए। क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता पर जोर दिया गया, उनकी आत्मनिर्भरता पर नहीं। जबकि उज्मा की नीतियों के तहत नेरेरे क्या कर रहे थे? तंजानिया जैसे देश को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाह रहे थे। लेकिन जब दुनिया के बाजार एक हो रहे हो, दुनिया सिमट रही हो, सभी जगह एक जैसी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हो, ऐसी स्थिति में तंजानिया अलग थलग नहीं रह सकता था। तो ये भी एक मजबूरी थी तंजानिया की कि वो उज्मा की नीतियों को छोड़ देता। विश्व बाजार में सम्मिलित होने के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था के समकक्ष बनाने के लिए, दुनिया के बाजार से लाभ उठाने के लिए ये जरूरी हो गया था तंजानिया जैसे देश के लिए कि वो उज्मा की नीतियों का परित्याग कर दे। 1985 तक आते आते ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उज्मा नीतियां तंजानिया जैसे देश के लिए विफल हो चुकी हैं। और इस विफलता को स्वीकार करते हुए ही नेरेरे ने स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।
तो इस तरह से उज्मा विचारधारा जितनी तेजी से विकसित हुई, उतनी ही तेजी से इसका पतन भी हुआ। लेकिन सब मिलाकर नेरेरे का उद्देश्य इन नीतियों के माध्यम से तंजानिया जैसे देश को एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक पहचान से युक्त राष्ट्र के रूप में डेवलप करना था। ऐसा राष्ट्र जो पारंपरिक विभेदों से, हर तरह के प्रजातिगत, जातिगत विभेद से मुक्त हो, लिंगगत विभेद से मुक्त हो, ऐसे राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण करना था। तो ये थी नेरेरे की राजनीतिक विचारधारा, उनका राजनीतिक दर्शन।